नमस्कार डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू करंट अफेयर्स बूस्टर विद मी संदीप आनंदने। आइए आज हमारे सीजन 2 के करंट अफेयर्स बूस्टर सेशन नंबर 56 को स्टार्ट करते हैं। बहुत सारी बहुत बढ़िया खबरों के कंपाइलेशन के साथ हम पुनः हाजिर हैं। बाबा जी इज बैक। बाबा जी ज्ञान के साथ वापस आ गए हैं और बाबा जी कहते हैं विद अ लिटिल मोर कंपैशन सोसाइटी कैन इंप्रूव सब्सटेंशियली। कहने का आशय यह है कि अगर थोड़ा सा भी और इंसान एक दूसरे के प्रति सहृदयता दिखाना शुरू कर दें तो समाज में जो सुधार होगा वो काफी व्यापक स्तर पे हो सकता है। सो विद अ लिटिल मोर कंपैशन सोसाइटी कैन इंप्रूव सब्सटेंशियली। तो क्या ऐसा होगा? क्या ऐसा हम अपने लेवल पर कर सकते हैं? अगर हाँ तो हमें बिल्कुल करना चाहिए। वही हमारा गुड डीड फॉर द डे होगा। समझ में आया दोस्तों? तो अपने अपने जीवन में थोड़ा सा कंपैशन अपने फेलो ह्यूमन बीइंग्स के लिए हम शो करें। हम सभी करेंगे तो ये दुनिया बहुत सुधर सकती है और ऐसी बहुत सारी घटनाएं और दुर्घटनाएं होने से बच सकती हैं जो आज हम अपने चारों ओर होते हुए देख रहे हैं। तो ये था बाबा जी का ज्ञान। आपको कैसा लगा जरूर शेयर करें और आपके जीवन के साथ इसका क्या लिंक है, इसमें से आपने क्या सबक निकाला वो हमें जरूर जरूर बताइएगा। विद अ लिटिल मोर कंपैशन सोसाइटी कैन इंप्रूव सब्सटेंशियली। याद रखिएगा ये कॉर्पोरेट्स पे, प्रोफेशनल्स पे भी लागू होती है बात, ये सब पे लागू होती है बात। आगे चलते हैं प्यारे दोस्तों। आपको फिर से याद दिलाते हैं बहुत ही शानदार हमारी मेंबरशिप चल रही है। हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स आर बेनिफिटिंग। सीए बूस्टर प्रीमियम की सीरीज बहुत बहुत बढ़िया जा रही है। आप बिल्कुल मिस ना करें। आज के आज, इनफैक्ट आज हमारा 1 महीना भी पूरा हो गया। आज के आज आप मेंबरशिप ले लीजिए। लिंक हमने दी है, ज्वाइन का बटन आपको पता ही है। और दोस्तों अगर आपको जरा भी दिक्कत आए, ये 14 स्टेप प्रोसेस हमने यहाँ बताई है, इसको फॉलो करेंगे तो जो नॉर्मली 10-15% बच्चों को प्रॉब्लम आती है वो भी नहीं आएगी। अगर फिर भी आती है आप हमें ईमेल पर अपना मोबाइल नंबर भेज दीजिए। माय टीम विल रिजॉल्व एवरीथिंग। सो दिस इज अ फीचर यू शुड नॉट मिस आउट ऑन। आज के आज एनरोल कीजिए और इमीडिएटली बहुत बढ़िया रिसोर्सेज एक्सेस करना शुरू कीजिए। दोस्तों आज सबसे पहले हम पढ़ेंगे हाउ मार्केट्स थिंक ग्लोबली नाउ। तो हमने कोरोना वायरस, इन्फेक्शन, डेथ रेट, वैक्सीन, इन पर तो बहुत बात की। इन पर और बात आज वापस करेंगे। लेकिन दुनिया भर के बाजार कैसा अब व्यवहार दिखा रहे हैं पिछले 2 महीने में, बहुत ही इंसाइटफुल बिजनेस स्टैंडर्ड की स्टोरी हमारे सामने है। तो शुरू करते हैं। फियर्स ऑफ अ सेकेंड वेव, मतलब एक दूसरी लहर इस वायरस की आएगी, उसका डर है। वैसे आज ही बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण ने यह दावा कर दिया है कि आयुर्वेद ने समस्या सुलझा ली है। मैंने आज ही खबर पढ़ी। उनका कहना है कोरोना वायरस का पूरा समाधान हमने दवाई बना ली है और अब यह समाधान हो गया है। तो यह आज उनका ऑफिशियल दावा है कि बस थोड़ी सी टेस्टिंग बची है, बट वी हैव क्रैक्ड द कोड। तो ये तो बहुत बड़ी बात है। अब आयुर्वेद से काम हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। वैक्सीन की हमें चिंता नहीं होनी चाहिए। अगर वो दावे सही हैं तो वो आने वाले कुछ महीनों में पता चल ही जाएगा। तो दोस्तों दुनिया के बाजारों पे नजर डालते हैं। सबसे पहले हुआ ये कि जैन, फेब, मार्च, अप्रैल इतना खराब गया बाजारों का दैट markets live on hopes. If there are hopes, then the markets are alive. And in fact, because of hopes, the markets are alive. तो in the month of May, मई के महीने में 2020 में ऐसी उम्मीदें जागी कि अब इकोनॉमीज धीरे धीरे ओपन होना लॉकडाउन के बाद शुरू हुई हैं। एशिया में, यूरोप में, अमेरिकाज में, सब तरफ। अफ्रीका भी ज़्यादा डिस्कशंस में आया नहीं है कहीं भी। तो सारे इंडाइसेस वर्ल्ड इक्विटीज के बढ़ने लग गए। ये तो MSCI वर्ल्ड इंडेक्स है। तो मुझे बताएंगे आप MSCI वर्ल्ड इंडेक्स क्या है? और आप देख रहे हैं जनरल उसका मूवमेंट। बट जैसे जैसे द मंथ ऑफ मे रोल्ड ऑन और इन्फेक्शन का रेट बढ़ना शुरू हुआ तो मार्केट्स को यह समझ में आया कि इतनी सीधी बात है ही नहीं, और उसके बाद अचानक से गिरावट आना शुरू हो गई। तो दैट वाज अ रियलिटी चेक फॉर द मार्केट। ये बात समझ रहे हैं आप? क्योंकि इन्फेक्शंस वर अप और ये वायरस तो किसी का लिहाज ही नहीं कर रहा है। आप शी जिनपिंग हो या डोनाल्ड ट्रंप हो, वहां पे बीजिंग में पूरा का पूरा नया एक वायरस का सर्ज आ गया है। यहाँ 1 लाख से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं और वो मौतें रुकने का नाम ही अमेरिका में नहीं ले रही हैं। भारत में अचानक से दिल्ली में इन्फेक्शन का रेट बढ़ा है तो वहां पर होम मिनिस्टर को कूदना पड़ा मैदान में। चेन्नई में आज ही उन्होंने एक लॉकडाउन की घोषणा कर दी है कुछ दिनों के लिए, 2-3 दिन के बाद से शुरू होने वाला है। तो ये वायरस तो किसी का लिहाज कर नहीं रहा है। एंड अनलेस वी गेट अ वैक्सीन और इफ वी हैव द आयुर्वेदिक मेडिसिन देन फाइन, नो प्रॉब्लम। तो ये है बाजारों की स्थिति। तो सेंसेक्स में भी गिरावट आई और S&P 500 अचानक से गिरा बिकॉज यूएस फेडरल रिजर्व ने अचानक से बहुत ही कड़वे शब्दों का इस्तेमाल कर लिया रिगार्डिंग द इकोनॉमी। तो न्यू हाइस, नैस्डैक हैज स्केल्ड न्यू हाइस। ये टेक्नोलॉजी इंडिकेटर है।
तो नैस्डैक इज मूविंग अप, टेक स्टॉक्स आर डूइंग बेटर, और लोगों को ऐसा यकीन हो रहा है कि दुनिया के जो टेक्नोलॉजी स्टॉक्स हैं दे विल डू मच मच बेटर नाउ। कंसोलिडेशन ऑफ कॉर्पोरेट पावर तो हो ही रहा है। रिलायंस जियो प्लस फेसबुक क्या है, ये एक तरफा बाजार बनेगा, इसीलिए अमेजन एप्पल वो भी कूद रहे हैं कि बाकियों से टाई अप हो। तो अल्टीमेटली 2-3 बड़े 800 पाउंड गुरिल्लास के हाथ में सारा व्यापार चला जाएगा, एमएसएमई साफ। इसका और क्या मतलब हो सकता है? कैन स्टार्टअप्स कंपीट विद सच जायंट्स? देयर इज नो होप। तो ठीक है, सब्सिडरी बिजनेसेस बनेंगे, बट वी आर टॉकिंग ऑफ द कोर। So we are in a very interesting phase where only a few companies in the world will control practically the world economy, or at least the profit making part of it. यूरोप के अलावा सारी दुनिया के कंपटीशन कंट्रोलर्स जो हैं दे हैव प्रैक्टिकली सरेंडर्ड, कोई कुछ कर ही नहीं रहा है। अब आप देखेंगे रीगेनिंग अल्योर। तो अब ये चौथा चार्ट बड़ा काम का है दोस्तों। मार्केट कैप दिया हुआ है ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स में, तो दुनिया का आज की तारीख में मार्केट कैप कितना है भैया? 79 ट्रिलियन। अमेरिका का कितना है? 32 ट्रिलियन। इंडिया का कितना हो गया है? 1.7 ट्रिलियन, और 20% डाउन है। हम चार्ट समझ में आ गया। तो कई जगह तो रिकवर हो गया। चाइना पहले से ऊपर चला गया, क्योंकि चाइना में ऐसा लगा था कि सब कुछ कंट्रोल में है, लेकिन बीजिंग की आज की खबर के बाद मुझे लगता है टाइम टाइम फिस होना तय है। और बीजिंग में ही फिर से वायरस सर्ज आया है, और ये लोग 7 में से 1 बताते होंगे, 2 बताते होंगे, तो जो बोल रहे हैं उससे 5-6 गुना तो है। दिस वेरी क्लियरली मीन्स दैट ऑल द टॉक अबाउट द वायरस बीइंग एन आर्टिफिशियल लैब वायरस, वो कहीं ना कहीं मुझे ठीक बिल्कुल नहीं लग रही थी पहले दिन से, और अब तो और लग रहा है कि हाँ वैसा कैसे हो सकता है। नहीं तो वो उतना तो कंट्रोल खुद के लिए तो रखते ही ना, लेकिन वो रख ही नहीं पाए हैं। So I think that those suspicions may soon be, turning out to be ill-founded, या जो भी हो देखेंगे। टर्निंग अ ब्लाइंड आई, इन्वेस्टर्स ने दोस्तों दुनिया भर में इन्फेक्शन 1 करोड़ से ज़्यादा हो गए और 5 लाख लोगों की मौतें हो चुकी हैं। लेकिन जब मार्केट्स बढ़ते हैं तो इन्वेस्टर्स को उससे फर्क ही नहीं पड़ता है। यूएस, ब्राजील, रशिया, इंडिया, यूके, ये 5 हैं टॉप कंट्रीज। भारत का नंबर बहुत तेजी से बढ़ रहा है। और आज मैं आपको एक पूरा आर्टिकल अभी दूंगा थोड़ी देर के बाद, उसमें एक इतना भयानक सच बताया है ऑथर ने, जो उन्होंने प्रैक्टिकली पर्सनली एक्सपीरियंस किया। वो पढ़ने के बाद आप रीअसेस करने लगेंगे सिचुएशन को कि चल क्या रहा है भारत में। आ रहे हैं उसके ऊपर 10 मिनट में, बहुत ही प्यारा आर्टिकल है, आई ओपनिंग आर्टिकल है। तो ये दुनिया की स्थिति है। और लोगों का कहना है कि सेंट्रल बैंक्स, स्पेशली यूएस फेडरल रिजर्व की एग्रेसिव मॉनेटरी ईजिंग ने भयंकर लिक्विडिटी मार्केट में पंप की है। उसका सबूत है ये लाल रेखा। भारत से एग्जिट हुआ फरवरी और मार्च में एफपीआईज का, और आप जून में देखिए क्या एंट्री की है उन्होंने, जिसकी वजह से मार्केट एकदम ऊपर चले गए हैं। समझ में आया? कौन से सेक्टर के स्टॉक सबसे अच्छा कर रहे हैं? जो भी इंटरेस्ट रेट के प्रति सेंसिटिव सेक्टर्स हैं। रियलिटी की स्पेलिंग देख लीजिए, रियलिटी यानी रियल एस्टेट का धंधा, ये रियलिटी नहीं है, वो तो रियलिटी शो होता है डोनाल्ड ट्रंप वाला, आई एम द बेस्ट। अभी पता चल जाएगा सर, 120 दिन ही बचे हैं। अभी मैंने ट्विटर पे एक पोल चलाया था कि क्या होगा, विल डोनाल्ड ट्रंप विन और लूज। बड़े इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स उसके आए। तो दोस्तों रियलिटी, ऑटो, फाइनेंस, मेटल, ऑयल एंड गैस, बैंकेक्स, ये सारे जो हैं बीएसई पर काफी अच्छा परफॉर्म कर गए। तो ये है कहानी दुनिया के बाजारों की। क्या बढ़िया चार्ट था, और आपके साथ कितना कुछ डिस्कस करने को मिला। मेरा पहला सवाल नोट करें, इस पे 2 सवाल आपको दे रहा हूं दोस्तों, इससे पहले कि एनबीएफसी की दयनीय परिस्थिति पर आऊं। पहला सवाल यह है, summarize the situation of the world stock markets in the pandemic। और दूसरा सवाल, why have the FPIs made a grand re-entry into the Indian markets in the month of June 2020। तो दोस्तों आप जानते ही हैं कि भारत में मेन स्ट्रीम बैंकिंग के पैरेलल शैडो बैंकिंग चलती है। पूरा लीगल सेक्टर है, इसमें कहीं कुछ इलीगल नहीं है। NBFCs, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज जो होती हैं, इन लोगों को खुद को भी तो फंडिंग चाहिए। ये डिपॉजिट्स ले नहीं सकते हैं बैंकों के जैसे, तो ये बैंकों से पैसा लेते हैं, कमर्शियल पेपर इशू करके बाजार से लेते हैं, डेट से उठाते हैं, फॉरेन बोरोइंग करते हैं, अलग अलग तरीके होते हैं। तो देखिए वर्क फ्रॉम होम में हमारा फोन भी बज रहा है, और ये सारे एनबीएफसीज के सोर्सेस होते हैं। देखिए एक बार ध्यान से, क्षमा चाहते हैं माइनर डिस्टर्बेंस के लिए। तो ये एनबीएफसीज के जो सारे सोर्सेस देख रहे हैं, कहानी ये है दोस्तों, IL&FS का जो डिजास्टर हुआ 2018 में, उसके बाद पूरा एनबीएफसी सेक्टर ही डूबने लगा, क्योंकि क्रेडिट मिलना ही बंद हो गया इनको। उसकी वजह से रियल एस्टेट कंपनियों को बहुत नुकसान हुआ, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज को बहुत नुकसान हुआ, क्योंकि एनबीएफसी से उनको जाने वाला फ्लो भी रुक गया, और वो स्थिति आज भी है। अब हुआ यह है कि आरबीआई ने पूरी कोशिश करके देख ली कि एनबीएफसी सेक्टर को क्रेडिट अवेलेबिलिटी, लिक्विडिटी अच्छे से दी जाए,
लेकिन भारत का जो पीएसबी सेक्टर है, पब्लिक सेक्टर बैंकिंग सेक्टर स्पेशली, वो केवल ट्रिपल ए रेटेड और टॉप लेवल की बड़ी एनबीएफसीज को ही पैसा देता है, एटलीस्ट जहां पर एसेट लायबिलिटी मिसमैच पोजीशन सबसे ठीक लग रही हो। इस वजह से जो लोअर रैंक एनबीएफसीज हैं, छोटी या मझोले स्तर के हैं, उनको तो वो सपोर्ट मिल ही नहीं रहा है, तो उनकी तो बंद होने की नौबत आ जाएगी। देखिए, ये बातें जो हम कई महीनों से कर रहे हैं कि भाई एनबीएफसीज बंद होने की नौबत आ जाए, ये एक्चुअली कोई फिगमेंट ऑफ इमेजिनेशन नहीं है, ये तो एक्चुअली हो रहा है। और अभी मैं एमएसएमईज की एक अलग रिपोर्ट भी आपको दिखाऊंगा, जो अब एक्चुअली जमीनी स्तर की रिपोर्टें आ रही है ना। अब लोगों ने खुल के बोलना शुरू किया, क्योंकि एक्चुअली व्यापार में दिक्कतें आ रही हैं लोगों को। तो दोस्तों, बैंक्स आर नाउ लार्जली फंडिंग लार्जर एंड बेटर एनबीएफसीज ओनली। आरबीआई टीएलटीआरओ लाया था, आपको मालूम है, टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन। तो ये 2.0 जो आया था, बिल्कुल क्लियर था, लोअर रेटेड एनबीएफसीज की मदद करें। लेकिन भैया, उससे कुछ हुआ नहीं। तो अब एकदम नए आपको कुछ मेजर्स लाने पड़ेंगे टू रिमूव क्रेडिट एवर्जन ऑफ बैंक्स। और ये है पूरी स्थिति एनबीएफसीज की। हमारा अगला सवाल नोट करें, व्हाई आर द इंडियन बैंक्स बिकमिंग मोर एंड मोर क्रेडिट एवर्स विद एवरी पासिंग मंथ? विचित्र स्थिति है। सरकार वो 3 लाख करोड़ का गारंटीड फंड देने की बात करती है, उसको आगे पुश करने में पसीने छूट रहे हैं। तो बहुत बैंकिंग सेक्टर को अगर हम ठीक नहीं कर पाए तो फाइनेंशियल सेक्टर ही ठीक नहीं होगा, तो रियल इकोनॉमी कहां से पिकअप करेगी? बहुत दिक्कत है, इन दी एब्सेंस ऑफ अ जेन्युइन फिस्कल स्टिमुलस एनीवे। तो ये है वो एमएसएमई वाली रिपोर्ट। ये एक बड़ी दिल से तैयार की हुई रिपोर्ट है, फरीदाबाद से आई है ये रिपोर्ट, हिंदू में छपी थी। जिसमें इन्होंने क्या किया, रिपोर्टर ने, ये गए जा रहे वहां के इंडस्ट्रियल एस्टेट में, और वहां जाकर उन्होंने छोटी छोटी कंपनियों के मालिकों से बात की। और उसके बाद जो नेट नतीजा निकला है, इनका कहना है, इन सब अलग अलग कंपनियों के मालिकों का, that interstate coordination issues are killing many MSMEs because the larger factories are unable to restart work, जिनके ये वेंडर्स हैं। अब कोई एक सील कर देता है बॉर्डर, कोई एक अनसील कर देता है, फिर वो सील कर देता है, ये अनसील कर देता है, फिर दोनों सील कर देते हैं, फिर दोनों तो बड़ी कंपनियां काम स्टार्ट ही नहीं कर पा रही हैं। और ये कोऑर्डिनेशन के इश्यूज में एमएसएमईज की मौत हो रही है, क्योंकि उनके ये वेंडर्स हैं। तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, लेबर की छटनी चल रही है, और एक बार लेबर गया तो गया, फिर वो चाहें तो भी स्टार्ट नहीं कर पाएंगे इमीडिएटली। सो डोमिनो इफेक्ट आ रहा है। मोस्ट आर अनहैप्पी विद दी आत्मनिर्भर भारत अभियान पैकेज। उनका कहना है कि इसमें हमारे हाथ में तो कुछ आ ही नहीं रहा है, और हम जिस तरह की मदद चाहते थे वो हमें मिली नहीं। फिर वो कहते हैं कि भाई लॉकडाउन की तो जरूरत आज है पैन इंडिया, तो हम कहीं ना कहीं उस स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में भी विफल हो गए। तो अब क्या हो रहा है दोस्तों, कि अब बिजनेसेस आर स्टार्टिंग टू गेट हिट एट द ग्राउंड लेवल। एक दूसरी रिपोर्ट मैंने पढ़ी, देखिए एमएसएमईज क्यों इंपॉर्टेंट है, हम आपको कई बार बता चुके हैं। हमारा 50% एक्सपोर्ट्स एमएसएमई से आता है, हमारा एटलीस्ट 40% जीडीपी एमएसएमई से आता है, हमारा 90% एम्प्लॉयमेंट नॉन एग्रीकल्चरल जो है वो इनफॉर्मल सेक्टर में है, तो उसमें माइक्रो इंडस्ट्रीज आ गई। तो हमारे लिए ये कोई छोटा मोटा सेक्टर तो है नहीं ना, और डिमांड रिवाइवल के लिए तो इनको बचाना पड़ेगा। सो ऑल दीज इश्यूज विल नाउ ओवर द नेक्स्ट 6 months कम इनटू, आई मीन दे विल फ्रुक्टिफाई, और बहुत दिक्कतें हो सकती हैं। तो हमारा अगला सवाल नोट करें, व्हाई आर दी एमएसएमईज नॉट हैप्पी विद द वे द इकोनॉमी इज मूविंग? दोस्तों, एक बड़ी पॉजिटिव खबर आई है कि कैसे टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स एक नया व्हाइट रेवोल्यूशन भारत में ला रहे हैं। तो आइए समझते हैं कि ये ऐसी कौन सी क्रांति आ गई। भाई, पहला व्हाइट रेवोल्यूशन कौन लाया था गुजरात से, नाम बता दीजिए कमेंट थ्रेड में। तो यहां ये बता रहे हैं कि एक डेयरी फार्मर कोऑपरेटिव है केरल का, वहां पर एक स्टार्टअप ने इस तरह की मशीनें और सेटअप और सिस्टम बनाया है कि जो प्राइमरी प्रोड्यूसर लाके दूध सप्लाई करती हैं, इमीडिएटली टेक्नोलॉजी से उसका वजन होके, उसका कंपोजिशन टेस्ट होके, उसका ग्रेड आके प्राइस बता दी जाती है 30 सेकंड में। मतलब उसका फैट कंटेंट ये वो सब बता देते हैं, और अगर बहुत जल्दी जल्दी कहीं कुछ चेंज आता है तो वो शक, मतलब इट कैन सस्पेक्ट कि ये कुछ एक्स्ट्रा वेजिटेबल ऑयल मिला के तो नहीं ले आया। सो टेक्नोलॉजी इज हेल्पिंग फार्मर। अच्छा, अब आपका ग्रेड अगर बेटर है तो आपको पैसे ज्यादा देते हैं, तो सभी फार्मर्स फिर अपनी गायों को बेहतर चारागाह में ले जाना चाहते हैं। बात समझ में आई आपको? सो दिस इज हाउ टेक्नोलॉजी एट द ग्रास रूट इज ट्राइंग टू चेंज थिंग्स। अब दूध की बात छोड़िए, राइस, व्हीट, मेज की बात कीजिए। बड़े चार्ट में देखेंगे हमारी उपज बहुत कम है। वर्ल्ड की उपज अगर व्हीट में 3.3 टन्स पर हेक्टेयर है तो इंडिया की 0.45 है। सो देर आर मैनी स्टार्टअप्स विच आर ट्राइंग टू चेंज दिस सिचुएशन एट द ग्राउंड लेवल, और उनको मिलियंस ऑफ डॉलर्स की फंडिंग भी मिल रही है। ऑल्दो इन्वेस्टर्स आर नॉट वेरी कीन ऑन एग्रीटेक, बट उनको मिल रही है। सो दिस इज हाउ टेक्नोलॉजी एट द ग्राउंड लेवल इज हेल्पिंग फार्मर्स अर्न मोर। अब वो मेहनत तो कर ही रहा है,
तो वो सही ढंग से कर ले तो उसको प्रति लीटर पैसा ज्यादा मिलेगा। तो कहीं ना कहीं स्टार्टअप्स अपना काम तो कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। इनके लिए इनेबलिंग एनवायरनमेंट बने तो भारत की एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी बहुत सुधरेगी। मेरा अगला सवाल नोट करें, What are some examples of technological interventions that have helped improve India's agricultural productivity? बड़ी पॉजिटिव और मजेदार खबर थी इसलिए हमने लिया। कोविड ट्रुथ आपके सामने है दोस्तों। हालांकि इसमें से अब हमें यह कहना पड़ेगा कि हमने आपको इसमें यह कहा था भैया कि पॉइंट नंबर 3, देयर इज नो प्रूवन एंटीवायरल ड्रग फॉर इट टुडे। कोई दवाई नहीं है। आज आयुर्वेद में बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण ने तो दावा कर दिया कि हमने दवाई बना ली है। तो अगर वो दवाई रिगरस डबल ब्लाइंडेड आरसीटी से प्रूव हो जाती है तो हमारा पॉइंट नंबर 3 फिर चेंज हो जाएगा। लेकिन फिलहाल वैसे प्रूफ तो आए नहीं है। हमने आपको कोरोना वायरस वैक्सीन ट्रैकर बताया था, याद है आपको? ये था 10 जून का। आइए अपडेट कर दें तो ये आज का है। तो हम आप तक कंटिन्यूस लाते रहेंगे। तो आज 125 प्री क्लिनिकल स्टेज पे है। फेज 1 में 8 पहुंच गई, फेज 2 में 8 पहुंच गई, फेज 3 में 2 आ गई है। अप्रूवल स्टेज पर अभी कुछ भी नहीं आई है। ये प्रोसेस है ही लंबी और इसमें समय लगता ही लगता है। तो रियलिस्टिकली स्पीकिंग पहली वैक्सीन मैं अपने शरीर में कब लगवा सकूंगा अगर मैं ऐसा बोलूं, मुझे नहीं लगता कि अगले फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून के पहले होने वाला है। प्रोसेस ही लंबी है, बहुत समय लगना है। तो तब तक खुद को सुरक्षित रखने के सिवा हमारे पास कोई दूसरा चारा है नहीं। तो दोस्तों, जैसा हम आपको पहले भी बोलते आए हैं, अभी आपको और कोरोना वायरस का ये सब हम आपको बताएंगे। और एक व्यक्ति ने केरल में कोरोना माता का मंदिर भी खोल दिया है। तो वो हमने कही था हो गई आज नहीं तो कल। तो आपको अभी हम जब कोरोना माता का प्रसाद देंगे, वो मंदिर की खबर आ जाए तब देते हैं, ठीक है? तो बीजिंग में केसेस आ गए। और अगर कैपिटल ऑफ पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना इज अंडर द वायरस अटैक वंस मोर आफ्टर ऑल द हार्श मेजर्स दे हैव टेकन, so there are very serious questions about how the pandemic is really going to roll out over the next few months. तो ये सिचुएशन तो दुनिया भर में आएगी, मतलब एक सेकेंड वेव आएगा ही आएगा। और ये धीरे 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 जब तक बिल्कुल क्लिनिकली प्रूवन दवाइयां आ नहीं जाती हैं तब तक ये खत्म होने से रहा। समझ में आई बात आपको? ऑल्टरनेटिव मेडिसिन कुछ आ गई तो आ गई, लेकिन तब तक हम खुद को सुरक्षित रखें, उसी में समझदारी है। और चाइना का एग्रेशन भारत के साथ एलएसी पे आने का एक कारण और ये भी रहा ही है कि भारत द्वारा एग्रेसिवली चाइनीज कंपनीज को हम कोशिश कर रहे हैं कि भारत में भी वो खोलें। तो चाइना वांट्स टू गिव दैट मैसेज ऑल्सो। उसके अलावा आर्टिकल 370 वाला तो चाइना ने खुल के बोल ही दिया कि आपने हमारे हिस्से को ही अपना बोल दिया था, वो तो इशू चल ही रहा है। हांगकांग वाला भी है, प्लस ये इंटरनली जो चल रहा है। तो टू प्रोजेक्ट अ स्ट्रॉन्ग मैन इमेज शी जिनपिंग वो कर रहे होंगे। समझ में आया आपको? तो दोस्तों, विमेन लीडर्स शाइनिंग ड्यूरिंग पैंडेमिक, बड़ा अच्छा ये इन्फोग्राफिक है कि दुनिया में जहां जहां विमेन लीडर्स रहे हैं उन कंट्रीज ने कहीं ना कहीं पैंडेमिक मैनेजमेंट में जो कंपैशन शो किया है वो एक बहुत अलग लेवल का रहा है। तो वो ताइवान की मैडम साई इंग वेन हो, या वो न्यूजीलैंड की जेसिंडा आर्डर्न हो, या डेनमार्क, आइसलैंड, जर्मनी, फिनलैंड की लीडर्स हो, कहीं ना कहीं इनका परफॉर्मेंस दूसरे देशों के सामने थोड़ा सा बेहतर दिखता है। So this is definitely a very, very heartwarming news, and the women leaders have proven that the kind of empathy and compassion you need to tackle a humanitarian crisis like COVID, perhaps they have a slight edge over their male counterparts. तो क्या आप इस बात से एग्री करेंगे, नहीं करेंगे? हमारा अगला सवाल नोट करें। List and explain the achievements of some of the world's leading women politicians, prime ministers, presidents, chancellors, etc. while managing the pandemic. तो दोस्तों, ये वो आर्टिकल है जो मैं आपको बताना चाहता था। बड़ा चिंताजनक है। संदीपन देव साहब ने लिखा है। वो फाउंडर एडिटर रहे हैं स्वराज्य मैगजीन के। वो कहते हैं कि हम तो बारूद के ढेर पे बैठे हैं और उसमें सुलगा भी दी गई है उसकी, जो वी हैव ऑलरेडी लिट द फ्यूज बेसिकली। क्यों? आखिर ऐसा क्यों? वो कहते हैं मैंने पिछले 30 दिन में क्या देखा। उनकी ये चेतावनी है कि टेस्टिंग कहां हो रही है, और टेस्ट करवाना अपने आप में एक चुनौती है, क्योंकि टेस्ट तब होता है जब कोई डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन लिख के दे कि इसका टेस्ट हो। और डॉक्टर्स ये बोल रहे हैं कि हमको ऊपर से आदेश है कि ज्यादा जोश मत दिखाओ प्रिस्क्रिप्शन लिखने का। तो डॉक्टर्स डरे हुए, वो प्रिस्क्राइब ही नहीं कर रहे हैं कि टेस्ट करो। तो लोग जो सिम्टम्स के साथ जा रहे हैं उनको प्रिस्क्रिप्शन ही नहीं मिल रहे हैं। ऐसा इन्होंने पर्सनली अपने फ्रेंड सर्कल में एक्सपीरियंस किया।
तो संदीपन देव खुल के बोल रहे हैं कि स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट टेस्टिंग को इजी की बजाय हार्ड और एक्सेसिबल की बजाय इनएक्सेसिबल बना रहे हैं। तो इससे क्या होगा, बहुत सारे लोग जिनके सिम्टम्स माइल्ड हैं वो तो स्ट्रगल कर रहे हैं। अब पूरे भारत में 1.5 लाख टेस्ट हो रहे हैं एक दिन में, हमें करोड़ों टेस्ट आइडियली चाहिए, ऐसा एक्स आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल भी बोल चुके हैं। तो ये लोग जो माइल्ड सिम्टम्स वाले हैं, जिनकी टेस्टिंग ही नहीं हो पा रही है, वो तो हमारे बीच में घूम रहे हैं सब तरफ, इन्फेक्शन फैलता चला जाएगा। क्योंकि उन्हें ये पता चल गया होता तो शायद इलाज शुरू हो जाता। और क्वारंटीन के बाद भी कई लोग टेस्ट ही नहीं करवा पा रहे हैं। तो दिस इज क्वाइट अ रिमार्केबल थिंग कि इस तरह का अगर ये एक्चुअल ग्रास रूट पे है। फिर उन्होंने एक बहुत ही बढ़िया समरी दी कि भाई भारत में 3 महीने में क्या हुआ। वो कहते हैं पहले हमने ब्रूट फोर्स लगाया, लॉकडाउन 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 लॉकडाउन। फिर हम कंफ्यूज रहे 1 महीना, माइग्रेंट वर्कर्स का क्या करें। फिर हमने एक्सेप्ट कर लिया भाई वायरस के साथ जीना है। और अब हम डिनायल में आ गए हैं कि नहीं नहीं, कहाँ है वायरस, कहाँ है, टेस्ट की क्या जरूरत है, नहीं कहाँ है, सब गिर रहा है, कहाँ सब बढ़िया जा रहा है। सो इफ दिस इज हाउ वी प्लान टू मैनेज इट, ऐसा संदीपन देव का कहना। ये बड़ा इंटरेस्टिंग आर्टिकल है क्योंकि एनेक्डोटल एविडेंसेस काफी ओवरवेलमिंग है और मुझे नहीं लगता कि कोई इस चीज से इनकार कर पाएगा। भारत की सरकारों को इस बात को समझना होगा दोस्तों कि अब वो स्टेज आ गई है कि हम इस सत्य को कब तक दबाएंगे। एक्सेप्ट करो यार और बताओ क्या हो रहा है। और भाई वायरस फैल रहा है, इसमें किसी व्यक्ति की तो जिम्मेदारी नहीं है ना, ये तो फैल रहा है, तो एक बीमारी है। तो टेस्ट को कई गुना बढ़ा दिया जाए और ओपनली जिसको जितने टेस्ट कराने उस लेवल तक हम लाएं स्थिति को। अदरवाइज इकोनॉमी में कॉन्फिडेंस जनरेट होगा नहीं दोस्तों। तो हमारा अगला सवाल नोट करें, समराइज द जर्नी ऑफ पैंडेमिक मैनेजमेंट इन इंडिया स्टेप वाइज। बहुत प्यारा आर्टिकल है, पढ़ जरूर लेना। तो दोस्तों ये स्थिति आपके सामने ही है और अंततः होम मिनिस्टर को खुद ही कूदना पड़ा दिल्ली के मामले में, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। पराग वत्स हमारे साथ जुड़े हैं एमपी से। आप अशोक नगर से हैं और आप लिखते हैं कि बड़ा मजा आया सर जब से आपके साथ जुड़ा हूं। जब भी सेशन आता है 2-3 बार देखता हूं, रोज सुबह शुरुआत होती है आपके लेक्चर देखने से। और मुझे बहुत खुशी है पराग कि मेरे सेशन से आपको इतना फायदा हो रहा, लर्निंग में आपका इंटरेस्ट आया। हमारा आशीर्वाद आपके साथ है। गॉड ब्लेस यू, पढ़ते रहिए बढ़ते रहिए। बाकी लोग भी टेस्टिमोनियल फटाफट लिखें दोस्तों। बड़ी मजेदार कहानी है। कहाँ तो बोल रहे थे कि ओपेक खत्म हो जाएगा और कहाँ शेल ऑयल खत्म होने आ गया और ओपेक को एक सेकंड लीज ऑफ लाइफ मिल गई है। तो एनर्जी मार्केट बड़े मजेदार हैं। ना स्ट्रेंज ट्विस्ट ऑफ फेट, ओपेक का तेल अगले 10 सालों के लिए शायद फिर से जिंदा हो उठे, क्योंकि अमेरिका का शेल ऑयल वायबल ही नहीं रह गया है। और परसिस्टेंट लो प्राइसेस एंड लैक ऑफ इन्वेस्टर इंटरेस्ट ने अमेरिका में शेल ऑयल को बहुत बुरी मार मारी है। और इस वजह से ओपेक और ओपेक प्लस शायद 10 से 15 साल और जिंदा रह जाए। वैसे भारत में हम लोगों को रिटेल लेवल पे तो फर्क पड़ना नहीं, हमको तो रोज ज्यादा प्राइसेस ही पे करनी है, क्योंकि हमारी स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स कम करना ही नहीं चाहती। रोज बढ़ाए जा रहे हैं बढ़ाए जा रहे हैं बढ़ाए जा रहे हैं। तो दुनिया में कच्चा तेल अगर $1 का भी हो गया यार गुरु, तो हमको तो 80 रुपए का ही पेट्रोल खरीदना है। तो ये है ओपेक की कहानी। एंड ओपेक में एक्चुअली एंड अप डूइंग फेयरली वेल ओवर द नेक्स्ट 10 years। हालांकि अल्टीमेटली रिन्यूएबल एनर्जी विल गेट इट। दूसरी चीज और बता दूं, 2025 आते आते कोरोना वगैरह सब हिस्ट्री हो चुका होगा होपफुली, और हमारे सामने होगा 2030 और क्लाइमेट चेंज का बहुत बड़ा प्रॉब्लम। तो तब देखेंगे क्या होता है। तो हमारा अगला सवाल नोट करें, व्हाई इज द सिचुएशन ऑफ ओपेक सडनली लुकिंग वेरी वेरी होपफुल। दोस्तों सेशन में मजा आ रहा हो तो लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों तक इसको पहुंचाएं। बैंकों के ऊपर एनपीए का साया धीरे धीरे गहराता जा रहा है। हो ये रहा है कि क्रेडिट ग्रोथ एक तो बैंकों की तरफ से नहीं हो रही है और दूसरी जो बोरोवर्स हैं उनके बिजनेसेस एनीमिक ग्रोथ का शिकार हो गए हैं। और तीसरा, नए बोरोवर्स उठ नहीं पा रहे हैं जिस स्पीड से बैंक चाहते थे कि हाई क्वालिटी के बोरोवर्स उनको मिले। तो ओवरऑल एनपीए जो 9.2% पर आ गया था और जो ग्रॉस एनपीए 9,38,000 करोड़ दिसंबर 2019 में आया था, ये फिर से कहीं बढ़ न जाए। और ग्रॉस एनपीए के एस्टीमेट रिटेल, फार्मिंग और एमएसएमईज में कितने हैं वो आपके सामने है। और सबसे ज्यादा स्ट्रेस एमएसएमई सेक्टर में ही है। और अगर डिमांड बूस्ट नहीं हुई तो केवल क्रेडिट देने से भी कुछ नहीं होगा। 100 बातों की एक बात, सूनर और लेटर यू मे हैव टू गो फॉर अ बैड बैंक इन इंडिया। अब वो कब दिन आएगा, कैसा आएगा, वो हम देखेंगे। तो हमारा अगला सवाल नोट करें, कॉमेंट ऑन द हिस्ट्री and the possible immediate near future of the NPA situation in Indian banking। बहुत ही दुख की बात है, एक बहुत अच्छा इंसान, बहुत युवा और प्रतिभाशाली व्यक्ति
अचानक से सबको छोड़ के चला जाता है और काफी गंभीर इसमें सवाल सभी लोगों के लिए खड़े हो जाते हैं कि किस प्रकार से समाज में कंपैशन की कमी से एक इतना अच्छा व्यक्ति इस तरह से हमारा साथ छोड़ के चला जाता है। सो द सैड पासिंग अवे ऑफ अ वेरी वेरी प्रॉमिसिंग ह्यूमन बीइंग, रेस्ट इन पीस इज ऑल वी कैन से। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं ये सारे इश्यूज जो हैं हमारे समाज के लिए बड़े इंपॉर्टेंट हो गए हैं। इनके जीवन में क्या समस्याएं थी वो तो मुझे पता नहीं है, इन्वेस्टिगेशन ही बताएगा उन्होंने जो कुछ किया वैसा उन्होंने क्या किया। ही डाइड बिकॉज ऑफ सुसाइड, ये तो आप सबको पता है। लेकिन कहीं ना कहीं एक दूसरे को साथ देने की जो हमारी एक बड़ी हमेशा से चलती आ रही एक सोशल परंपरा रही है, उसको फिर से हमें और कंपैशनेट तरीके से आगे बढ़ाना होगा। इतना पोटेंशियल वाला आदमी इस तरह से चला जाए, बहुत चिंता का विषय, बहुत चिंता का विषय है। तो हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व $500 ट्रिलियन के मार्क से आगे पहली बार निकल ही गए। एंड आरबीआई हैज बीन एब्जॉर्बिंग ऑल दी फ्लोज दैट हैव बीन कमिंग इन, स्पेशली फॉर रिलायंस रिसेंटली। नहीं तो अदरवाइज इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट उसका काफ़ी हो सकता था। इनफैक्ट इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट इन द सेंस ऑफ रुपये की वैल्यू बहुत ज़्यादा एप्रिशिएट हो सकती थी, जिससे एक्सपोर्ट को नुकसान होता। तो 500 बिलियन का ये मार्क जो क्रॉस हुआ है, इसका एक सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स को भारत को लेकर बहुत कॉन्फिडेंस आएगा कि भाई भारत सॉलिड देश है, $0.5 ट्रिलियन का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, एक्सटर्नल कमिटमेंट्स को ऑनर करेगा। अर्जेंटीना वाला हाल भारत का नहीं होगा। सो इंडियाज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैव गिवन एवरीवन अ चांस टू स्माइल एंड एटलीस्ट अ ब्रीदर टू द गवर्नमेंट कि भाई रुपए की वैल्यू को मैनेज कर सकते हैं। दरअसल भारत सरकार तो चाहेगी कि रुपया और नीचे गिरे, क्योंकि एक्सपोर्ट्स को पुश करना आज हमारी पहली आवश्यकता है। लेकिन अभी फिलहाल वैसा होता दिख नहीं रहा है। तो हमारा और इंपोर्ट कवर हमको 12 महीने का मिल चुका है। वो भी एक इतना बड़ा इशू आज इसलिए नहीं है बिकॉज आवर इंपोर्ट्स हैव बीन स्टडीली ड्रॉपिंग। तो एक बहुत ही मजेदार सिचुएशन क्रिएट हो गई है दोस्तों। आगे पीछे आप कहीं से भी देखें, सो वन फील्स दैट आगे चलकर इंपोर्ट गिर रहे हैं, इसलिए हमारा ट्रेड डेफिसिट लगातार कम होता जा रहा है। हो सकता है ट्रेड सरप्लस दिख जाए, बट इंपोर्ट इसलिए गिर रहे हैं क्योंकि डोमेस्टिक इंडस्ट्री में बहुत सारी डिमांड, सो वो भी एक अच्छा सिग्नल नहीं है। तो ये सारा जो एक इंटरप्ले चल रहा है इकोनॉमी में, ये तो 12 महीने में ही क्लियर होगा कि भैया क्या है। तो हमारा सवाल इस पे ये था कि व्हाट इज द एसेंशियल सिग्निफिकेंस ऑफ $500 ट्रिलियन वर्थ ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इन इंडिया। अब ये ऐसी अजीबोगरीब खबर है कि मैं क्या बोलूं, पहले भी कवर की है। महाराष्ट्र के किसानों ने तो विद्रोह कर दिया और उन्होंने अलग अलग प्रकार के जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलें बोना शुरू कर दी हैं। मतलब ये थोड़ा अविश्वसनीय सा लगता है। कानूनन सब बैंड हैं जीएम फसलें भारत में, ओनली बीटी कॉटन इज अलाउड, बट द फार्मर्स स्पेशली इन महाराष्ट्र एंड अदर स्टेट्स ऑल्सो, they have openly gone ahead and they have started sowing various kinds of GM crops। अब बोलिए, प्रॉब्लम यह है दोस्तों कि एक बार आपने GM फसलें उगाना शुरू कर दी, उसके बाद ये जो जीन्स आ गए एक बार एनवायरमेंट में और पूरी एग्रीकल्चरल इकोलॉजी में, ये उससे बाहर तो जाएंगे ही नहीं। तो ये सारा का सारा, इसमें जैसे कि ये बैंगन की फसलें हो रही हैं दोस्तों, और इनका कहना है कि एग्रीकल्चर इज अ स्टेट सब्जेक्ट। तो सेंटर क्यों दादागिरी कर रहा है हमारे ऊपर? सेंटर ये कबूल भी कर चुका है कि भैया बहुत सारी जगह अनअप्रूव्ड एसटीबीटी कॉटन उगाया जा रहा है, बीटी ब्रिंजाल उगाया जा रहा है। इनका कहना है कि सेंटर को तो कुछ बोलना ही नहीं चाहिए क्योंकि ये तो स्टेट का मामला है। लेकिन महाराष्ट्र में तो एक्स चीफ मिनिस्टर, उन्होंने खुद इसको बैन किया था। बेसिकली इनका कहना यही है कि भाई यील्ड बहुत अच्छी आती, इनकम अच्छी आती, तो आप तो अलाउ करो, हमको जीएम फसलों के लिए अलाउ करो, और सरकार ने अलाउ नहीं किया। तो इलीगली द इंजीनियर्ड जीन्स कॉटन की, सोया की, ब्रिंजाल की, कॉर्न की भारत के सिस्टम में आ चुकी हैं। अब ये सिस्टम से बाहर नहीं जाने वाली, तो अब तो सरकार लीगलाइज करके आगे बढ़े, वही बेहतर है। मेरा अगला सवाल नोट करें, व्हाट आर दी प्रोज एंड कॉन्स ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स इन एग्रीकल्चर। समझ में आ गया दोस्तों? आगे चलते हैं। सुजीत कुमार जी बिहार से जुड़े हैं, बहुत ही प्यार से आपने टेस्टिमोनियल लिखा है, बहुत मजा आया। और आप लिखते हैं, आई करंटली लिव इन माई विलेज ड्यू टू माई हेल्थ इश्यूज एंड प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। तो प्यारे दोस्तों, मुझे सभी हमारे पीटी के साथियों की तरफ से आपको हम शुभकामनाएं देना चाहते हैं कि आपका स्वास्थ्य ठीक रहे, जोश आपका बरकरार रहे, और आपकी मम्मी जी भी हमारे सेशंस देखती हैं। मुझे बहुत खुशी है कि परिवार के लोगों तक भी ज्ञान पहुंच रहा है। दिस इज वेरी 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 गुड। आपको मेंबरशिप लेने में थोड़ी दिक्कत आई है, आपने पॉइंट आउट कर दिया, मेरी टीम आपको कॉल कर लेगी। सुजीत, गॉड ब्लेस यू, पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए दोस्त। जीवन बड़ा एक सुनहरा मौका होता है कुछ करके दिखाने का,
ये स्पिरिट अगर बनी रही तो आप निश्चित तौर पर बहुत बहुत सफल होंगे। गॉड ब्लेस यू बेटा। सभी लोगों को हमारे सेशंस अच्छे लग रहे हैं तो पीटी मिशन को कंट्रीब्यूट करते चलिएगा। अमेरिका के फॉर्मर डिप्लोमेट निकोलस बर्न्स कहते हैं कि अमेरिका में भारत की जो पूरी कम्युनिटी है वो भारत की सबसे बड़ी ताकत है। इसमें तो कोई शक ही नहीं है। द काइंड ऑफ क्वालिफिकेशंस एंड स्किल्स इंडियंस इन अमेरिका है। और ये है भैया करुणा देवी केरल में, वो पूरी करुणा देवी की उसने प्रतिमा लगा रखी है। मतलब यार हम लोग जो करे वो कम है गुरु, जो करे वो कम। चलो भैया गो करुणा गो, नो करुणा नो, करुणा शांत हो, करुणा शांत हो। ले लो भैया ले लो फटाफट, और अच्छे से सैनिटाइज कर लो, मास्क लगाए बिना घर से निकलना मत यार दोस्त, क्योंकि तुम सुरक्षित तो मैं सुरक्षित। और अगर इसको तुमने हंसी मजाक में लिया तो भैया तुम भी जाओगे और मैं भी जाऊंगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम सबकी डेस्टिनी बंधी हुई है आपस में। तो ये केरल में जो अनिलन साहब हैं उन्होंने गॉडेस कोविड-19 की प्रतिमा भी स्थापित कर दी है। बहुत महान है भाई साहब, बहुत महान है। अब क्या बोले भैया, जय कोरोना माता के अलावा तो हमारे द लिप्स आर सील्ड। पीटीआईएस एकेडमी के शानदार कोर्स से तो दोस्तों जानकारी लीजिए, एनरोल कीजिए, आपको बहुत बहुत लाभ होगा। और मेंबरशिप आज के आज लीजिए। तपस्या की सीरीज भी हमारी फिर से चालू हो रही है। इस वीक में सेशंस बड़े अच्छे आएंगे, देखते रहिए। और ये हैं हमारे एडिटोरियल जो आज के डेली डाइजेस्ट में गए हैं। आई होप आपको मजा आया सेशन में। और अश्विनी पटेल के साथ सेशन को कंप्लीट करेंगे। भोपाल से आपने बड़ा प्यार भरा एक स्टेटमेंट लिखा है। आपकी टीचिंग स्ट्रैटेजी और एक्सप्लेन करने से बड़ा कठिन विषय भी आसान हो जाता है, पूरा सेशन देखते ही याद हो जाता है। खूब पढ़िए अश्विनी जी और जीवन में सफल हों। यही था आज का हमारा सेशन 56। कल मिलेंगे सेशन 57 के साथ। सेशन को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। यूट्यूब की हमारी मेंबरशिप जरूर लीजिए, आपको बहुत बहुत फायदा होगा और उसको लगातार रिन्यू भी करते चलिए। नमस्कार, जय हिंद।